हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेक्शन 27 टू 29 एंड ऑर्डर 5 की, जो बात करता है समन्स के बारे में। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज समन्स? समन्स होता क्या है, इसकी क्या एसेंशियल कंडीशंस है, इसको किस प्रिंसिपल से लेके आए हैं और इसका मेन मोटिव क्या है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले और समन्स को हम कहाँ समझते हैं? सेक्शन 27 टू 29 टॉक्स अबाउट समन, ऑर्डर 5 टॉक्स अबाउट समन्स, ऑर्डर 16 टॉक्स अबाउट समन्स। यानी सिविल प्रोसीजर कोड में हम समन्स को कई जगह समझते हैं। समन्स क्या है? एक तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कोर्ट का, जो अपोजिट पार्टी यानी प्रतिवादी डिफेंडेंट को बुलाने के लिए कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। समन्स के लिए इनमें एसेंशियल कंडीशंस क्या होती है? सबसे पहले एक तरीके से ये कोर्ट के द्वारा यानी जज के द्वारा इशू होता है, या जज किसी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं इस काम के लिए, उसके द्वारा। समन्स में एक सील होती है जो कोर्ट की सील होती है, उस सील के थ्रू ही वो इशू होता है समन्स। ठीक है, इसको इन पर्सन के लिए बाय प्लीडर या आप किसी भी तरीके से इसमें अपेयर हो सकते हैं। और इसकी टर्म लिमिट क्या है? 30 डेज। यानी समन्स इशू जो होता है वो 30 डेज के लिए होता है, बट एसेंशियल कंडीशंस में और एक्सेप्शनल कंडीशंस में इसको 90 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। बट जो बेसिक टर्म लिमिट है वो है 30 डेज। यानी एक बार में जब समन्स इशू होगा वो कब होगा? 30 डेज के लिए इशू। नाउ समन्स में किस चीज़ के लिए इशू होता है? समन्स होता है कि सामने वाली जो अपोजिट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, वो क्या कर सके, वो एक तरीके से अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सके कि उसमें जो उसका वाद उत्तर है, जो एक प्लेन जो अपन ने सूट फाइल होता है पार्टी की तरफ से, उसके अपोजिट में उसको रिप्लाई फाइल कर सके, वाद उत्तर दे सके, या फिर एक तरीके से उसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सके। ऑलराइट, सो सेक्शन जो ऑर्डर 5 और सेक्शन 27 टू 29 बात करता है समन्स टू डिफेंडेंट के बारे में, यानी प्रतिवादी या डिफेंडेंट को समन्स कैसे पहुंचाया जाता है, इसमें क्या कंडीशंस होती है, ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब समन्स का जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो एक लैटिन मैक्सिम है, ऑडी अल्टरम पार्टम। ये एक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, यानी ऑडी अल्टरम पार्टम। इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड। यानी आप किसी के खिलाफ या किसी के भी लिए आप निर्णय जब देने जाती है कोर्ट, उससे पहले एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है कि आप उसको समझ लें, आप उसको सुन लें, वो क्या कहना चाहता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में, कि उसका एक अधिकार होता है, एक तरीके का ये राइट है कि आप किसी के खिलाफ निर्णय ले रहे, किसी के खिलाफ भी आप निर्णय दे रहे हैं तो आप उसको एक तरीके से सुन हियर द अदर साइड। यानी न्यायालय जब किसी भी खिलाफ या किसी के भी फेवर में जो निर्णय देने जा रहा है, उस निर्णय देने से पहले उसका यह अधिकार होता है, एक तरीके से प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का, कि आप उसको सुनने से, उसके खिलाफ या उसके फेवर में निर्णय देने के पहले आप उसको सुने। यानी हियर द अदर साइड, यानी जो सामने वाली पार्टी है जिसके खिलाफ ये आपने वाद लगाए रखा, आपने सूट फाइल किया है, उसके खिलाफ निर्णय देने से पहले आप उसको एक बार सुने, उसको समझे कि क्या उसकी एसेंशियल कंडीशन है, एक तरीके का राइट है। आप किसी के खिलाफ एक तरीके से बिना उसको सुने, बिना उसकी ओपिनियन जाने आप उसके खिलाफ निर्णय नहीं दे सकते हैं। ये एक तरीके का नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ऑडी अल्टरम पार्टम। यानी इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड। नाउ अब समन्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है? समन्स के साथ जब कोर्ट की सील के साथ समन इशू होगा, उसके साथ सबसे पहले अनेक्स्ड रहेगी क्या? प्लेंट की कॉपी। यानी एक जो आप सूट फाइल करेंगे, सिविल सूट का जो अपन ने प्लेंट के बारे में समझा था, उसकी एक कॉपी समन्स के साथ अटैच होगी और वही प्रतिवादी को जाएगा। ये ऑर्डर 5 रूल 2 में लिखा गया है कि जो भी समन्स इशू होगा उसमें आप इसके साथ एक प्लेन की कॉपी अटैच करेंगे, अनेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ही वो समन्स कोर्ट के थ्रू इश्यूज होगा। ठीक है, अब समन्स में क्या हो सकता है? डिफेंडेंट की इन पर्सन यानी खुद डिफेंडेंट को अपेयर होने के साथ साथ अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आती है उस केस में कि प्लांटिफ यानी जिसके द्वारा ये इशू होगा उसको भी अपेयर करा जाए, तो कोर्ट इसके लिए भी ऑर्डर 3 रूल 3 के अकॉर्डिंग क्या कहेगा? रूल 3 के अकॉर्डिंग उसको इन पर्सन बुला सकता है, किसको? डिफेंडेंट को भी बुला सकता है। और अगर ऐसा कुछ केस में कंडीशन है कि वादी का यानी प्लांटिफ का आना जरूरी है, तो और रूल 3 के अकॉर्डिंग प्लांटिफ को भी समन्स इशू हो सकता है कि आप नेक्स्ट डेट जब भी जो आएगी उसमें आप इन पर्सन यानी खुद वादी उपस्थित रहे और प्रतिवादी भी उपस्थित रहे। ठीक है, अब इसमें और रूल 4 में बताया गया कि किसको समन्स इशू नहीं हो सकते, यानी जो ओरिजिनल सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होती है, अगर उससे बाहर का कोई आदमी है तो उसको समन्स इशू नहीं किया जा सकता। 50 माइल से कम है और 200 माइल्स 50 माइल से कम है तो समन्स इशू हो जाएगा, बट 50 माइल से ज़्यादा है और 200 माइल्स के बीच का जो डिस्टेंस है तो वहाँ पर समन्स इशू नहीं होगा। वहाँ पे इन कंडीशंस में समन्स इशू नहीं होते हैं। अगर वो ओरिजिनल सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उससे बाहर आता है तो नहीं, 50 माइल से ज़्यादा अगर उसका डिस्टेंस है कोर्ट हाउस से तो उसके लिए आप समन्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है कि समन्स इशू किसके लिए होगा? क्या वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए होगा या वो फाइनल डिस्पोजल के लिए होगा?
तो ये कोर्ट की समन्स में जब आप देखेंगे ऑर्डर 5 के जो समन्स फॉर्मेट बनता है उसमें आता है कि आप इसको फर्स्ट अपीयरेंस के लिए आ रहा है यानी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जो बिटवीन पार्टीज के बीच में जो मेन इशू है उसके सेटलमेंट इश्यूज के लिए आ रहा है या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए आ रहा है, वो स्पेसिफाइड रहेगा उस समन्स में और उसके लिए ही सामने वाली पार्टी को कोर्ट में समन्स भेजा जाएगा, उसको इन्वाइट करा जाएगा। अगर फाइनल डिस्पोजल जैसे मान लो कोई स्मॉल कॉज है, छोटा सा इशू है, वो कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, दोनों पार्टी के बीच में इजीली सॉल्व हो सकता है फर्स्ट या सेकंड डेट पे, तो अगर स्मॉल कॉज है यानी छोटा रीज़न है तो क्या होगा, आप इसको फाइनल डिस्पोजल के लिए इश्यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा प्रॉपर ट्रायल चलाने का है तो उसको सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए समन्स इशू हो जाएगा। ठीक है, समन्स दो चीज़ के लिए इशू होता है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ और फाइनल डिस्पोजल। ऑलराइट, नाउ अब अगर कोर्ट में फाइनल डिस्पोजल के लिए इशू हुआ है समन्स तो उसके साथ ये भी कंडीशन डाली जाएगी कि वो समन्स जब हम फाइनल डिस्पोजल के लिए कोर्ट में आए तो उसके साथ वो अपने विटनेसेस को भी लेके आए, यानी विटनेसेस को भी प्रोड्यूस करें, यानी जो इसके गवाह हैं उस कंडीशन उस केस के रिलेटेड उसके जो गवाह हैं उनको भी साथ में लेके आए। जो फाइनल डिस्पोजल के लिए अगर समन्स इशू होता है तो वो साथ के साथ जब वो अपेयर होगा इन पर्सन के लिए उसके साथ वो क्या लेके आए, उसके जो गवाह हैं उसके जो विटनेसेस है साथ में उनको भी लेके आए और जो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है उनको भी लेके आए। ओके, उसके बाद अब आता है सर्विस ऑफ समन्स, यानी सर्विस किस किस तरीके से समन्स को सर्विस करा जाए, मोड ऑफ सर्विस यानी सर्विस किस किस तरीके से किस किस मोड से सर्विस हो सकती है समन्स की। तो सबसे पहले सर्विस इशूड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा होती है तो जो प्रॉपर जो फॉर्मल प्रोसीजर होती है वो फॉलो की जाएगी। अगर कोर्ट के द्वारा नहीं होती है तो 9A में एक तरीके से हमदस्त मोड, इसको हिंदी में बोला जाता है सब्स्टिट्यूट हमदस्त मोड। 9A में प्लेंटिफ के थ्रू आप समन्स को इशू कर सकते हैं। अगर कोर्ट के थ्रू इश्यूज नहीं हो पाता है तो प्लेंटिफ खुद जाके डिफेंडेंट को समन्स सर्विस करा सकता है, समन्स को उसके घर जाके दे सकता है। इसको हमदस्त मोड भी बोला जाता है। ऑलराइट, फिर इसके बाद आता है रूल 20 में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में जैसे किसी का कोई तालुका है, विलेज है या तहसील है, वहाँ के कोर्ट प्रीमाइसेस पे वहाँ पे आप चस्पा कर दीजिए या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूटेड सर्विस होता है, इसके थ्रू भी आप सर्विस इशू करा सकते हैं। ऑलराइट, अब इसमें सेक्शन 30 जो बताता है वो बताता है कि पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, अगर आपको सर्विस समन्स इशू हुआ है, अगर उसमें आप अपेयर नहीं हो पाते हैं तो आपके खिलाफ पेनल्टी रहेगी। पेनल्टी में आपको अरेस्ट करा जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को सेल या अटैच करा जा सकता है, आप पे फाइन लगाया जा सकता है जो 5,000 से ज़्यादा का नहीं होगा, और आपकी एक तरीके से सिक्योरिटी आपकी इससे ली जा सकती है अपेयरेंस में कि आप इसको डिफ़ॉल्ट में नहीं आएंगे और आप हर डेट पे इसके लिए अपेयर होंगे, तो आपको सिक्योरिटी पर्पस हो सकती है। ये सेक्शन 32 बताता है पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। अगर आपको सर्विस ऑफ समन्स हो गया और आप अपेयर नहीं होते हैं तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी अटैच या सेल कर दी जाएगी, आप पे फाइन 5,000 रुपीज़ लगा सकते हैं और आपको सिक्योरिटी देना पड़ सकती है, जमानत एक तरीके से देना पड़ सकती है अपेयरेंस के लिए। ऑलराइट, ये एक तरीके से समन्स होता है जो आज हमने जानने की कोशिश की।